गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि डिलीट क्या किया गया है। इसमें जो पहला वाला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ये डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद मसल वाला टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ये भी है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ये भी है। इसके बाद जो टॉपिक दिया है स्केलेटल सिस्टम, ये हटा दिया गया, जॉइंट्स हटा दिया गया, और डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, ये भी है। तो इसका मतलब इसमें लगभग आधी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मसल, जो पेज नंबर 303 पर। तो मस्कुलर टिश्यू जो है, इसके बारे में हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, 9th क्लास में और 11th क्लास में। स्टार्टिंग में जब हम एनिमल टिश्यूज पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि एनिमल्स में जो 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, उन एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, उन चारों में से एक इम्पॉर्टेंट टाइप का टिश्यू मस्कुलर टिश्यू भी होता है। मस्कुलर टिश्यू की सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता ये होती है कि ये लोकोमोशन और मूवमेंट करने में हेल्प करता है। क्या होते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। मूवमेंट का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी लोकेशन में चेंज नहीं हो रहा, उसमें एक ही जगह पर मोशन हो रहा है, और जबकि उसे मूवमेंट कहते हैं। और लोकोमोशन का मतलब ये है कि वो अपनी पोजीशन ऑर्गेनिज्म चेंज कर रहा है। जैसे इस समय मैं एक ही जगह खड़ा हूँ लेकिन मूव कर रहा हूँ, तो इसे मूवमेंट कहेंगे। लेकिन अगर मैं एक से दूसरी जगह जाऊँ तो उसे लोकोमोशन कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक लोकोमोशन में मूवमेंट जरूर होती है, लेकिन हर एक मूवमेंट में लोकोमोशन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। मसल के वाले टॉपिक में देखो इन्होंने क्या लिखा है। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टाइलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये 4 ही चीजें समझनी जरूरी है। सबसे पहली चीज क्या है लिखी इन्होंने, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है कि मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो एक्साइटेबल होता है, कि जब उस तक कोई सिग्नल आता है तो वो एक्साइट होकर कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो सकता है। इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्टाइलिटी। कॉन्ट्रैक्टाइलिटी, कॉन्ट्रैक्टाइलिटी का मतलब है कि ये टिश्यू सिग्नल मिलने पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि सिकुड़ सकता है, ठीक है। फिर आता है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबल का मतलब क्या है कि वो खींच सकता है, खींच के लंबा हो सकता है या बड़ा हो सकता है जितना पहले था। क्योंकि तुमने देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स जो है वो जब अपनी मसल्स को फ्लेक्स करते हैं तो उनकी मसल्स पहले से बड़ी लगने लगती है। इसके बाद आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है कि जब ये मसल रिलैक्स करती है तो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं। इस फीचर को कहते हैं इलास्टिक फीचर। अब मसल्स को कई क्राइटेरिया के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, लोकेशन के बेसिस पर, अपीयरेंस के बेसिस पर और उनकी एक्टिविटीज के बेसिस पर। सबसे पहला जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है स्केलेटल, विसरल और कार्डियक, ये इनकी लोकेशन के हिसाब से है। क्यों? स्केलेटल मसल वो मसल होती है जो कि स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ी हुई होती है, यानी कि बोन्स के साथ एसोसिएटेड होती है, उनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। दूसरे वाली नाम दिया है इन्होंने कार्डियक मसल्स। कार्डियक से विसरल मसल्स। विसरल मसल्स वो होती है जो विसेरा यानी कि बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के साथ एसोसिएटेड होती है, इंटरनल ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड। जैसे स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होगी, इसोफेगस की वॉल में प्रेजेंट होगी, ठीक है, और लंग्स की वॉल में प्रेजेंट होगी या डायफ्राम के साथ एसोसिएटेड होंगी। तो ये वो मसल्स हैं जो कि इंटरनल मसल्स हैं, और ये वो है जो बोन्स के साथ एसोसिएटेड है। तीसरे टाइप की मसल्स वो होती है जिनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होती हैं, वहाँ एसोसिएटेड पाई जाती है। तो सबसे पहले दिया है इन्होंने स्केलेटल मसल के बारे में कि स्केलेटल मसल एसोसिएटेड होती हैं स्केलेटल कंपोनेंट्स बॉडी के उनके साथ, जैसे कि बोन्स। उनकी स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होती है, इसलिए उन्हें स्ट्राइटेड मसल कहते हैं। तो स्केलेटल का दूसरा नाम स्ट्राइटेड है, और इनको स्ट्राइटेड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें स्ट्राइशंस होते हैं। स्ट्राइशंस का मतलब मसल फाइबर्स जो है, इसको अगर माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व किया जाए तो
इसमें हमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स देखने को मिलते हैं, जिस वजह से हम इन्हें कहते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, इनको स्ट्राइटेड मसल कहने का कारण ये है। और दूसरी बात, ये इनकी जो एक्टिविटी है वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है, इसीलिए इनको वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल के 3 नाम हो गए, स्ट्राइटेड और वॉलेंट्री। अब आते हैं विसरल मसल के पास। विसरल मसल जो होती है ये नॉन स्ट्राइटेड होती है। नॉन स्ट्राइटेड का मतलब ये स्मूथ मसल्स है और ये स्पिंडल शेप की इस तरह की मसल्स होती है, और इसमें हमें कोई भी स्ट्राइशंस देखने को नहीं मिलते। वॉलेंट्री यहाँ ये होती है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब हमारे विलफुल कंट्रोल में नहीं है, हम अपनी इच्छा से इन्हें मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये जो कार्डियक मसल्स हैं इसमें इन दोनों के गुण हैं। इसमें क्या है, स्ट्राइशंस होते हैं और साथ में ये इनवॉलेंट्री भी होती है, यानी कि हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है और स्ट्राइशंस भी इसमें प्रेजेंट हैं। तो ये है इसकी विशेषताएं। देखो इनके बारे में और क्या क्या दिया है। स्केलेटल मसल्स आर इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर्स। बॉडी पोस्चर्स का मतलब ये होता है कि शरीर की जो मुद्राओं में परिवर्तन होता है उनके लिए, और शरीर का जो मूवमेंट है एक से दूसरी जगह जिसको लोकोमोशन कहते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। विसरल मसल्स, विसरल मसल की लोकेशन इन्होंने बताई है होलो विसरल ऑर्गन्स, विसरल इंटरनल को कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वहां पर ये प्रेजेंट होती है। स्मूथ अपीयरेंस में होती है, मतलब इनकी स्ट्राइशंस इनमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं होती। ये क्या करती हैं, कई चीजों के मूवमेंट में, जैसे कि फूड के मूवमेंट में है ना, और गैमीट्स के मूवमेंट में ये हेल्प करती हैं। इसके बाद आता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में क्या लिखा है कि असेंबल इन ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म कार्डियक मसल्स। उनकी अपीयरेंस स्ट्राइटेड होती है और वो इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि उनमें दोनों तरह के गुण देखने को मिलते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये दिया इन्होंने, लेट अस एग्जामिन अ स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, एक ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल हमारी बॉडी में मस्कुलर बंडल्स या फेसाइकल्स की बनी हुई है। मस्कुलर बंडल्स या फेसाइकल, जैसा कि हमें इस डायग्राम में दिख रहा है कि एक बहुत मोटा मस्कुलर बंडल है, जैसे कि इन्होंने यहां पर बनाया, इनको मस्कुलर बंडल्स कहते हैं। ये पूरा मस्कुलर बंडल है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम हर एक टर्म को समझ लेते हैं। इस हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिया। अब ये फेसिया क्या होती है, ये सपोज करो कि ये इस मस्कुलर बंडल के अंदर ये मस्कुलर फाइबर है, और इन मस्कुलर फाइबर्स को इस कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू ने, ये जो बाहर की तरफ है, ये इसने पकड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फेसाइकल। ठीक है, तो फेसाइकल प्लस मस्कुलर फाइबर इक्वल टू मस्कुलर बंडल। इसके बाद तो सॉरी, इसको कहते हैं फेसिया, FASCIA, फेसिया। Each muscular bundle contains a number of muscular fibers. Each muscular fiber is lined by plasma membrane called sarcolemma. अगर हम एक मस्कुलर फाइबर इसमें से निकाल के उसको इस तरह से देखेंगे तो हमें इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा उसको कहेंगे सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन में है सार्कोलेमा है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको कहेंगे सार्कोप्लाज्म। ठीक है, मसल फाइबर इज ए सिंसाइटियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियस। तो इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इस मस्कुलर फाइबर के सेल को हम क्या कहते हैं, सिंसाइटियम। सिंसाइटियम का मतलब है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, सिंसाइटियम हो गया। इसके बाद
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। अब जैसे ये सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस है तो इनके आसपास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होंगे। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्को वर्ड का मतलब रिलेटेड टू मसल्स होता है। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर होते हैं ये वाले आयंस, और इन आयंस का क्या रोल होता है ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय हम देखेंगे। ठीक है। A characteristic feature of muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments or myofibrils। अब एक मसल फाइबर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स। ठीक है। मायोफाइब्रिल में ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। तो अगर हम इसका और डिवाइड करें छोटे छोटे फाइबर्स में और उन छोटे फाइबर को यहाँ बनाकर देखें, उनको कहेंगे मायोफाइब्रिल। अब उन मायोफाइब्रिल में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये डार्क बैंड्स हैं क्या, जब उनको ऑब्जर्व किया गया माइक्रोस्कोपिकली तो हमने ये देखा वो दो तरह के प्रोटीन से मिलकर बने थे, एक्टिन से और मायोसिन से। लाइट कलर वाले जो बैंड है वो असल में क्या है, जैसे सपोज करो मैं अगर इसमें ऐसे बना दूं, ये एक मायोफाइब्रिल है, इसमें ये जो लाइट वाला पोर्शन है ये है एक्टिन और ये जो डार्क वाला पोर्शन है ये है मायोसिन। ठीक है। दो तरह के ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है, एक्टिन से और मायोसिन से। अब ये जो लाइट बैंड्स हैं या एक्टिन वाला पार्ट है इसे आइसोट्रोपिक कहा जाता है, आइसोट्रोपिक, और मायोसिन को कहते हैं एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक बैंड ये है आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है। आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक बैंड, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एक्टिन को हम कहते हैं आई बैंड। ठीक है। और मायोसिन को कहते हैं ए बैंड। ये वाली बात याद रखने की है कि एक्टिन को ए बैंड नहीं कहते, ए बैंड कहते हैं मायोसिन को। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। Whereas the dark band called A or anisotropic band contains myosin. Both the proteins are arranged as rod-like structures. अगर तुम देखोगे फिगर 20.2 को तो यहाँ पर इन्होंने दोनों तरह के प्रोटीन्स को किस तरह से एसोसिएटेड होते हैं वो बना के दिखाया है। तो इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ। ये एक मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर है। मायोफाइब्रिल के अंदर दोनों तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। पहले ये लाइट कलर के प्रोटीन्स हैं, ये है लाइट कलर के प्रोटीन्स। ठीक है। और इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं डार्क कलर के प्रोटीन्स, ये है डार्क कलर के प्रोटीन्स। अब ये जो डार्क कलर के प्रोटीन्स हैं एक्टिन वाले, एक मिनट पढ़ा रहा हूं। लाइट बैंड्स जो होते हैं इनको कहते हैं एक्टिन। अब ये जो लाइट बैंड्स हैं ये वाले, है ना, इनको कहते हैं एक्टिन और इनको कहते हैं मायोसिन। ठीक है। इसी तरह से ये भी एक्टिन, लाइट वाले लाइट बैंड्स, और डार्क बैंड्स को कहते हैं मायोसिन। ठीक है। इसके बाद आगे, both the proteins are arranged as rod-like structures parallel to each other and also to the longitudinal axis of the myofibrils। इसका जो longitudinal axis है myofibril का, इसके along ये प्रोटीन्स लगे हुए हैं। ठीक है। और actin filaments are thinner as compared to the myosin filaments। तो ये बीच वाला जो फिलामेंट है मायोसिन, ये होता है थिक। इसके बाद hence commonly called thin and thick filaments respectively। ये कौन से हो गए थिन, ये हो गए थिक फिलामेंट। In the center of each eye band is an elastic fiber called Z-line। ये इस चीज को कहते हैं, एक फाइबर है ये, इसको कहते हैं Z-line। तो ये भी क्या होगी Z-line। तो एक Z-line
से दूसरी जेड लाइन के बीच में क्या होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होती है। यानी कि जब सिग्नल आते हैं ना कॉन्ट्रैक्शन के, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इस तरह से, तो उस समय दोनों जेड लाइन क्या करती हैं, एक दूसरे की तरफ ऐसे मूव करती हैं। तो ये जो ये खाली स्पेस बचा है हम दोनों के यहाँ पर, ये क्या हो जाता है, भर जाता है ना। इस समय हमें लग रहा है कि यहाँ खाली स्पेस है, तो दोनों जेड लाइन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, सार्को, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, कॉन्ट्रैक्टाइल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। The thin filaments are firmly attached to the Z line. The thick filaments in the A band are held together middle by a thin fibrous membrane called M line. तो ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक लाइन से, जिसको हम क्या कहते हैं, M लाइन। ये होती है M लाइन। इसके बाद The A and I bands are arranged alternatively through the length of myofibril. यानी कि अगर हम इस तरफ जाएंगे तो फिर एक जेड लाइन प्रेजेंट होगी और यहाँ बीच में प्रेजेंट होंगे ये मायोसिन फिलामेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से पूरी लेंथ के अलाउंग जो मसल फाइबर है या मायोफाइब्रिल है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइंस इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड अ सार्कोमीयर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट या फिर सार्कोमीयर कहते हैं। तो एक बार में जब सिग्नल आता है तो इतना पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ना। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो अगला जेड लाइन होगी वो अगली कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होगी। तो मसल फाइबर में भी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स होती है। In a resting state, the edges of thin filaments on either side of thick filaments partially overlap the free ends of thick filaments, leaving central part of thick filaments. This central part of thick filaments not overlapped by thin filaments is called edge zone. तो ये जो इतना पोर्शन है ये थिक वाले का, जिसको इन्होंने ओवरलैप नहीं कर रखा, इतने को कहते हैं एच जोन। आज हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं वो क्या है, एच जोन। सबसे पहले मायोसिन फिलामेंट का वो वाला पार्ट जिसको एक्टिन ने ओवरलैप नहीं किया हुआ, मायोसिन फिलामेंट जिनको हम कहते हैं डार्क बैंड्स या फिर थिक फिलामेंट्स। मायोसिन फिलामेंट्स का दूसरा नाम है एनाइसोट्रोपिक बैंड। बीच में एक एम लाइन नाम के फाइबर से जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा सार्कोमियर यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट में प्रेजेंट होती हैं थिन फिलामेंट्स या जिनको लाइट फिलामेंट्स या एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं, वो आइसोट्रोपिक बैंड भी उनको कहा जाता है। इनको देखो, अगर तुम ये कहोगे कि इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स वाली बात कहाँ से आई, जो हम पहले से पढ़ते आए कि स्ट्राइशंस होते हैं प्रोटीन्स में, वो ऐसे है कि अगर तुम इसको साइड से देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा कि इतना पोर्शन लाइट कलर का है, इतना पोर्शन डार्क कलर का है, इतना पोर्शन लाइट कलर का है। फिर जब तुम इसको यहाँ से देख रहे हो तो तुम्हें लगता है कि अच्छा लाइट कलर तो हमें यहाँ दिख रहा था वो असल में इन लाइट कलर के फिलामेंट्स की वजह से था। तो देखने पे पता चला कि लाइट कलर असल में लाइट कलर के फिलामेंट्स की वजह से था, और डार्क कलर का जो स्ट्राइशन था, तो ये जो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स हम पढ़ते हैं ना 9th क्लास से कि स्ट्राइशंस में होता है, वो इन फिलामेंट्स की वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद आगे आता है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है या मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो इसी टॉपिक पर बनेगा। खास तौर से मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ये हम करेंगे कल।